तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिएगा यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ये तीनों एक क्रम में आते हैं 9 क में। इस स्थान पे ये तीनों एक समान इन लोग का क्रम है। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य यानी कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, इसका क्रम 17वें है। तो ये इसके बाद आएगा। तो तीनों ये ABC पहले का मतलब कि इनमें से एक समान ही इन लोग का क्रम है तीनों। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा आंसर इसका। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वरीयता क्रम में केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और आर्डर से संबंधित होते हैं। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, इनका वरीयता क्रम एक समान है 9 का। देखिएगा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक क्षेत्र में 14 और बाहर के क्रम में 17वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाई का उल्लेख है। इसमें जो 302 आर्टिकल दिया है उसके अनुसार व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में वर्णन किया गया है, जो उस पर अधिरोपित करने की संसद की शक्ति होती है। और जो आर्टिकल 76 है, इसमें भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए कि 76। अगला क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्तीय स्थिति को समझने के लिए या उसका समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करती है। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, लेकिन केंद्र सरकार वाला गठन राष्ट्रपति करता है और राज्य सरकार जो पंचायती की वित्तीय स्थिति है उसका राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? तो मणिपुर राज्य का गठन 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ यानी तीनों राज्यों के एक ही साथ हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अधिनियम आया 1971 में और इसका गठन कब हुआ? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो 29 विषयों का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर न्यायपालिका पूछेगा तो उसका 17 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें से कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा और तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आश्वासन, लघुजन उपाय और मत्स्य उद्योग आदि शामिल है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो 243G के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कब कौन थे या कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया है जानवरों की क्रूरता के प्रति, जो इंसान या कोई भी करता है जानवरों के प्रति क्रूरता, उसकी रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिसमें शामिल होते हैं समवर्ती सूची कहा जाता है।
यानी कि जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है तो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख प्रविष्ट 17 के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति जो चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित है, तो राज्यसभा के निर्वाचित सभापति नहीं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, फिर लोकसभा के और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, और फिर केंद्र शासित प्रदेश के 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। तो देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी में दिया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, फिर विधानसभा, इन सब के निर्वाचित सदस्य। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान का आर्टिकल 54 है उसके तहत राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रावधान करता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित हुआ। और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी कि भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ के राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी भी शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% सीमा तक निर्धारित की गई है। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के आर्टिकल 75 खंड क के जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में समानतः कितने सत्र होते हैं। तो समानतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र होना जरूरी है, यानी 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 85 है उसके अनुसार संसद के जो सत्रवासन और विघटन का सत्र का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र को इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी रात्रि की प्रथम बैठक 6 माह का अंतर न हो। और दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। सामान्यतः भारत में लोकसभा के एक वर्ष के 3 सत्र बुलाए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल दिया है 110, उसके अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है कि टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय में परिवर्तन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचय निधि के धन का विनियोग करना, और डी दिया है भारत की संचय निधि से खर्च का विवरण देना। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत का संविधान होता है उसका आर्टिकल 110 के उपबंध के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय में परिवर्तन, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचय निधि के धन को विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचय निधि पर भारित व्यय घोषित करने, इन धन को विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्तुत करना जो प्रस्ताव होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बजट के अनुदान मांगों को संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला जो प्रस्ताव होता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं, या लोकसभा हो गया या विधानसभा हो गया। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो
जो सरकारी नौकरी होता है उसमें पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का, इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9वीं सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। और जो इसकी ऐतिहासिक निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय किया, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त है, जो अच्छे हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखना चाहिए, यानी कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन को प्रीवियस ईयर पढ़ के